नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है हमारे सभी सम्मानित पेंशन धारक साथियों का हमारे इस YouTube चैनल देश सूचना पर। दोस्तों, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि इस समय पेंशन धारकों के लिए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें चारों तरफ चर्चा का विषय बनी हुई हैं। जी हां, आज के इस विशेष वीडियो में हम उन सभी प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं जो आपके भविष्य और वर्तमान दोनों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले हैं। इनमें शामिल हैं EPS 90 पेंशन में होने वाली संभावित बढ़ोतरी से जुड़ी नवीनतम गतिविधियां, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में गारंटीड रिटर्न की तैयारी और APFO की वेतन सीमा में वृद्धि को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश। इन सभी मुद्दों पर एक एक करके पूरी जानकारी, संभावनाएं और आपको क्या फायदा मिल सकता है, यह सब कुछ हम आज के इस समाचार विश्लेषण में कवर करेंगे। इसलिए मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक अवश्य देखें क्योंकि हर एक जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आप हमारे चैनल देश सूचना पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने सभी पेंशनधारी मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए बिना समय गंवाए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस सबसे चर्चित मुद्दे से जो हर EPS 95 पेंशनर के दिल और दिमाग में इस समय सबसे ऊपर है, यानी EPS 95 पेंशन में वृद्धि की मांग और इससे जुड़े नवीनतम विकास। दोस्तों, यह मुद्दा कोई नया नहीं है, लेकिन हाल के हफ्तों में इस पर चर्चा की गति काफी तेज हुई है। पेंशन भोगियों का लंबे समय से एक मुख्य मांग रही है कि वर्तमान 1,000 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपए किया जाए। यह मांग सिर्फ एक संख्या बढ़ाने की नहीं बल्कि महंगाई के इस दौर में गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से जुड़ी हुई है। अब खबर यह आ रही है कि सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है। विभिन्न मीडिया स्रोतों और सूत्रों के अनुसार आने वाले केंद्रीय बजट में इस न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने की घोषणा हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि यह राशि 7,000 रुपए से लेकर 7,500 रुपए के बीच में तय की जा सकती है। यह निर्णय लाखों पेंशनरों के जीवन स्तर में सुधार लाने वाला एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर केवल न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की ही बात नहीं है। एक और अहम पहलू जो इस पूरी चर्चा का केंद्र बना हुआ है वो है वेतन सीमा में संशोधन का मसला, जिसे वेज सीलिंग भी कहा जाता है। आपको याद होगा, APFO में पेंशन का हिसाब लगाने के लिए एक वेतन सीमा निर्धारित है जो वर्तमान में 15,000 रुपए प्रति माह है। इसका मतलब यह है कि पेंशन की गणना केवल 15,000 रुपए के आधार वेतन पर ही की जाती है, भले ही आपकी वास्तविक सैलरी इससे कहीं अधिक क्यों न हो। पेंशनर संगठन लंबे समय से इस सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और अब इस मामले में एक बड़ी कानूनी उपलब्धि हासिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह APFO की इस 15,000 रुपए की वेतन सीमा पर पुनर्विचार करें और इसे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। कोर्ट ने सरकार को यह काम पूरा करने के लिए अगले 4 महीने का समय भी दिया है। इस निर्देश के बाद अब यह उम्मीद और पुख्ता हो गई है कि जल्द ही यह वेतन सीमा बढ़ाकर 21,000 रुपए या फिर 25,000 रुपए प्रति माह की जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो भविष्य में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का आधार स्वतः ही मजबूत और व्यापक हो जाएगा, जिससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद अधिक वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी। इन सब के बीच सरकार के रुख को समझना भी जरूरी है। पिछले संसद सत्र में सरकार ने स्पष्ट किया था कि फिलहाल न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए पर ही बरकरार रहेगी। हालांकि इस बयान के बावजूद पेंशनरों का आंदोलन थमा नहीं है। नेशनल स्ट्रगल कमेटी जैसे संगठन लगातार अपनी मांगों को लेकर सक्रिय हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा श्रम मंत्रालय से सकारात्मक हस्तक्षेप की उम्मीद बनाए हुए हैं। यह दबाव ही है जो बजट में इस मुद्दे पर बड़ी घोषणा की संभावना को प्रबल बना रहा है। अब तक के खिलाफ प्रबल एक और महत्वपूर्ण विषय जो EPS 95 पेंशनरों के लिए बेहद प्रासंगिक है वो है हायर पेंशन या उच्च पेंशन के विकल्प का मसला। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था जिसमें पात्र कर्मचारियों को अपने वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन चुनने का अधिकार दिया गया था। हालांकि इस फैसले को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया काफी जटिल रही है। APFO को इसके लिए एक स्पष्ट और सुचारू प्रक्रिया बनानी है जिसमें पात्रता की गणना, अतीत के अंशदानों का हिसाब और पेंशन राशि का पुनर्निर्धारण शामिल है। खबरें यही बताती हैं कि APFO इस दिशा में काम कर रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही सभी पात्र कर्मचारी और पेंशनर इस विकल्प का लाभ उठा पाएंगे। यह उन लाखों लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो अपने कार्यकाल के दौरान उच्च अंशदान देते रहे थे। इन सब के अलावा पेंशन संगठनों की मांगों की सूची में 2 और अहम मुद्दे शामिल हैं। पहला, पेंशन के साथ महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस का प्रावधान और दूसरा
उम्र दराज पेंशनरों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन ईपीएस 90-5 पेंशनर इससे वंचित हैं। महंगाई की मार को देखते हुए पेंशन राशि में समय समय पर महंगाई भत्ते के समायोजन का प्रावधान एक न्याय संगत मांग है। इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी खर्च बुजुर्गों के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। ऐसे में मुफ्त या सहायता प्राप्त चिकित्सा सुविधा का प्रावधान उनके जीवन में काफी सुरक्षा और सुकून ला सकता है। इन मांगों पर भी सरकार का ध्यान गया है और बजट में इन पर कोई घोषणा हो सकती है। सारांश यह है कि ईपीएस 90-5 पेंशन से जुड़े सभी बड़े मुद्दे, न्यूनतम पेंशन वृद्धि, वेतन सीमा संशोधन, हायर पेंशन विकल्प का कार्यान्वयन और महंगाई भत्ता व चिकित्सा सुविधा, सभी की निगाहें अब केंद्रीय बजट पर टिकी हुई हैं। यह बजट इन सभी अटकलों और प्रतीक्षाओं का अंत करने वाला साबित हो सकता है। हम सभी को उम्मीद के साथ इसकी प्रतीक्षा करनी है। अब चलते हैं दूसरे बड़े समाचार की ओर, जो भविष्य के पेंशन धारकों, विशेषकर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यह खबर है नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में गारंटीड रिटर्न या न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न की शुरुआत की तैयारी के बारे में। दोस्तों, एनपीएस को लेकर एक आम धारणा यह रही है कि यह पूरी तरह से बाजार से जुड़ा हुआ उत्पाद है जिसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। यह बात काफी हद तक सही भी है। एनपीएस में निवेशक के फंड को इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों जैसे विभिन्न वर्गों में निवेश किया जाता है और इसका रिटर्न इन बाजारों के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। दीर्घकाल में एनपीएस ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन फिर भी कई संभावित निवेशक, विशेषकर वे जो जोखिम लेने में असहज महसूस करते हैं, इसकी ओर आकर्षित नहीं हो पाते हैं। उनकी चाहत एक ऐसी योजना की होती है जहां उनकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे और उन्हें रिटायरमेंट पर एक निश्चित रिटर्न का आश्वासन मिल सके। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पीएफआरडीए ने मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम यानी मार्स नामक एक नई योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन कर दिया है। इस समिति का उद्देश्य एक ऐसा ढांचा तैयार करना है जिसके तहत पेंशन फंड मैनेजर ग्राहकों को एक न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न देने की गारंटी दे सकें। पीएफआरडीए के अध्यक्ष ने स्वयं इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जैसे ही यह समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, इस प्रस्तावित ढांचे को जन साधारण की राय और सुझावों के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आने वाले समय में एनपीएस में निवेश करने वालों के पास एक नया विकल्प होगा। जो लोग बाजार के उतार चढ़ाव के जोखिम से बचना चाहते हैं, वे इस गारंटीड रिटर्न वाले विकल्प का चयन कर सकेंगे। हालांकि यह गारंटी बिल्कुल मुफ्त नहीं होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके लिए निवेशकों को सामान्य एनपीएस खाते की तुलना में थोड़ा अधिक प्रबंधन शुल्क देना पड़ सकता है, या फिर उन्हें मिलने वाला रिटर्न मार्केट लिंक्ड विकल्पों के रिटर्न से कुछ कम हो सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि फंड मैनेजरों को इस गारंटी को पूरा करने के लिए अपने पास कुछ अतिरिक्त पूंजी भी सुरक्षित रखनी होगी। फिर भी यह कदम एनपीएस के दायरे और आकर्षण को कई गुना बढ़ा देगा। देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अपनी रिटायरमेंट बचत को लेकर सतर्क और सुरक्षित विकल्प चाहता है। उनके लिए यह योजना एक वरदान साबित हो सकती है। इसके अलावा पीएफआरडीए एनपीएस में सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान जैसी सुविधाओं को भी बेहतर बनाने पर काम कर रहा है, ताकि रिटायरमेंट के बाद पेंशनरों को नियमित आय का एक स्थिर स्रोत मिल सके। कुल मिलाकर एनपीएस में यह संभावित बदलाव भविष्य की पीढ़ी के लिए एक मजबूत, लचीले और अधिक विश्वसनीय सामाजिक सुरक्षा जाल के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और अब आते हैं तीसरी बड़ी खबर पर, जो सीधे तौर पर एपीएफओ के करोड़ों कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। यह खबर है एपीएफओ की वेतन सीमा में वृद्धि को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश और इसके निहितार्थों के बारे में। जैसा कि हमने पहले भी संक्षेप में बताया, सुप्रीम कोर्ट ने एपीएफओ की वर्तमान 15,000 रुपए मासिक की वेतन सीमा को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को 4 महीने का समय दिया है। यह आदेश एक लंबे विधिक प्रक्रिया के बाद आया है और इसका महत्व बहुत अधिक है। इस सीमा को बढ़ाने का सीधा असर 2 चीजों पर पड़ेगा। पहला, एपीएफ यानी प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी और नियोक्ता का अंशदान, और दूसरा एपीएस यानी पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन की राशि। वर्तमान में यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 15,000 रुपए से अधिक है, तो भी ईपीएफ अंशदान की गणना केवल 15,000 रुपए के आधार पर ही की जाती है। इसी प्रकार पेंशन की गणना भी इसी सीमा तक के वेतन पर होती है। यदि यह सीमा बढ़ाकर मान लीजिए 25,000 रुपए कर दी जाती है, तो कर्मचारी का पीएफ अंशदान बढ़ जाएगा, जिससे उसकी रिटायरमेंट कॉर्पस भी बढ़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण, उसकी मासिक पेंशन की राशि भी काफी अधिक हो जाएगी, क्योंकि पेंशन फार्मूले में वेतन का आधार ही बढ़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने इस मांग को एक कानूनी मजबूती प्रदान कर दी है। अब
सरकार के लिए इस सीमा पर पुनर्विचार करना और इसे बढ़ाना एक कानूनी दायित्व बन गया है। यह न केवल मौजूदा कर्मचारियों बल्कि उन सभी भविष्य के पेंशनरों के लिए एक बड़ी जीत है। इससे उनकी रिटायरमेंट की वित्तीय तैयारी और मजबूत होगी। हालांकि इस बदलाव के कुछ तात्कालिक प्रभाव भी होंगे। कर्मचारियों की तरफ से पीएफ कटौती थोड़ी बढ़ सकती है क्योंकि अंशदान अब एक उच्च वेतन पर लगेगा, लेकिन दीर्घकालिक लाभ इस असुविधा से कहीं अधिक है। यह बढ़ी हुई कटौती सीधे तौर पर कर्मचारी के अपने भविष्य के फंड में जाएगी, जिस पर ब्याज भी मिलता रहेगा और नियोक्ता का अंशदान भी बढ़ेगा, जो कर्मचारी के भविष्य को और सुरक्षित बनाएगा।